हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षय और शुरुआत करते हैं आज अपने फर्स्ट लेक्चर की रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो लास्ट लेक्चर की जैसे अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि अब अगला लेक्चर जो भी अपना शुरू होने वाला है वो है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का आज फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी, कितने टाइप की रेडिएशंस होती है, कितने टाइप की सीरीज होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। शुरुआत करते हैं रेडियो एक्टिविटी से। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, हेडिंग है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में तुम लोगों को समझाना चाहूँगा जो कि मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है। रेडियो एक्टिविटी एक तरीके से क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन मतलब निकलना, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार, ठीक है, ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं कि कुछ पार्टिकल्स की फॉर्म में रेडिएशंस निकल रहा है, या फिर उनको हम हाई एनर्जी फोटॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के रेडिएशंस हम यहाँ पे जनरली पढ़ने वाले हैं। या तो वो पार्टिकल्स वाले रेडिएशन हो सकते हैं या फिर वो हाई एनर्जी फोटॉन्स हो सकते हैं। उनकी फॉर्म में रेडिएशन क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, स्पॉन्टेनियस है। और किसके अंदर हो रही चीज, रिजल्टिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो एक और चीज मैं तुम लोगों को बता सकता हूं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में यहाँ पे लिख रहा हूं ना, इसका एक्चुअल नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका एक्चुअल नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तुम्हें ज्यादातर कहीं पे भी अगर इस चीज के बारे में मिलता है, कुछ बुक्स रेडियो एक्टिविटी लिखती है, कुछ बुक्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिखती है, दोनों की बात सेम है। हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जब कभी भी या तो पार्टिकल्स की फॉर्म में या हाई एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में जब जब रेडिएशंस इमिट होगी, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, सिंपल रेडियो एक्टिविटी नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन या एक कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं तुम लोगों को अब समझाने वाला हूं। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एनर्जीज का बाहर निकलना या फिर कुछ पार्टिकल्स का बाहर निकलना, इसको हम सिंपल सा बोलते हैं कि ये रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है। अब ऐसा करते हैं क्यों है, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स, जो भी एलिमेंट्स है, उनके जो भी न्यूक्लियस होते हैं ना, कुछ के न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, कुछ के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। तो जिसके भी न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं उनको रेडियो एक्टिविटी या जो भी ये प्रोसेस है न्यूक्लियर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसको जरूरत पड़ती है, जिनका अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। वो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। अब तुम लोगों को भी पता है कि एनर्जी अगर कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये दो तरीके से एनर्जी रेडिएट करते हैं या निकालते हैं, इमिट करते हैं, पार्टिकल्स की फॉर्म में या हाई एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, दोनों से क्या होगा, एनर्जी कम होगा, और एनर्जी जिसकी ज़्यादा जितनी कम होती है वो क्या होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल। तो जो भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिविटी को शो करते हैं। स्टेबल न्यूक्लियस कभी भी रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को शो नहीं करेगा। कौन करेगा, ओनली जो कि अनस्टेबल है। याद रहेगी इतनी सी चीज, सिंपल सी चीज है। पहले डेफिनेशन क्लियर करो। रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स या हाई एनर्जी फोटॉन्स। कहां से हो रहा है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जब बात होगी, याद रहेगा। अब बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी को हमने क्या बोला कि इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल और हाई एनर्जी फोटॉन्स। तो ये जो भी रेडिएशन होती है ये कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो सेकंड टॉपिक यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ वो है टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, याद रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। पहला जो भी है यहाँ पे मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करूँगा। ठीक है, पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्फा पार्टिकल्स। जो भी रेडिएशंस है वो फर्स्ट टाइप की कौन सी है, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। सेकंड होता है अपने पास बीटा पार्टिकल्स, और थर्ड को बोलते हैं हम गामा रेज। ठीक है, ये जो साइन बना रखा है ये गामा का साइन होता है। ठीक है, आर को इसे चिपका दिया, ये जो आर का ये बीच वाला उसको तो इसको चिपका देते, तो इसको बोलते हैं हम गामा रेज बोलते हैं। याद आएगी इतनी चीज। तो इनकी एक एक प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाता है। तो जो भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे देखते हैं। तो ये इनका नेचर कैसा होता है। इनके नेचर की बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, फास्ट मूविंग। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या, एक तरीके से फास्ट मूविंग। अब तुम्हें पता होगा अल्फा पार्टिकल्स पहले भी कहीं आ चुका है, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, फास्ट मूविंग हीलियम का न्यूक्लियस। अगर तुम लोगों को पता हो He2+ बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस। इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब He+2, है ना, उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस वाले जो भी पार्टिकल होते हैं उनको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जो
जिनका मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है। बीटा पार्टिकल्स क्या है, ये भी है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा। और ये है हाई एनर्जी रेडिएशंस, हाई एनर्जी रेडिएशंस। सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। नेचर इसका कैसा होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, फास्ट मूविंग होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, और ये एक सिंपल एनर्जी होती है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे एनर्जी रिलीज होती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो गामा रेज भी कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं, कुछ बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इमिट करते हैं रेडिएशंस की फॉर्म में, याद रहेगा। तो फर्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, नेचर। अब इनका नोटेशन क्या होता है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन के अंदर नोटेशन यूज होता है, ठीक है। तो या तो अल्फा यूज हो जाएगा, ये जो यूज किया हुआ है, या फिर 2He4, ठीक है। ये हीलियम का जो अपना नोटेशन होता है वही यूज करना है। बीटा पार्टिकल्स का या तो बीटा हो जाएगा या फिर -1E0, ठीक है, ये यूज होता है। -1 क्या बता रहा है, नेगेटिव है। 0 क्यों बता रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो उसका 0 ये है, और ये -1 किसके लिए, उसके चार्ज की वजह से, ठीक है। और इसका जो भी नोटेशन है वो तो सिंपल अपना क्या रहेगा, गामा 0, मतलब इनका ना तो कोई चार्ज है इनके ऊपर, ना ही कोई इनका कोई मास होता है, क्योंकि काफ़ी कम मास होता है इनका। तो नोटेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा अल्फा, बीटा और गामा का। इसके बाद थर्ड चीज़ की तरफ चलते हैं, इनकी जो भी पेनिट्रेशन पावर है, ठीक है। इन पे जनरली कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, पेनिट्रेशन पावर। तो होता क्या है ना कि पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या है कि सपोज ये कोई सब्सटेंस रखा हुआ है और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल्स को भेज रहा हूँ। तो अल्फा पार्टिकल्स की जो पावर होती है, अल्फा पार्टिकल्स की जो पावर होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू बीटा और गामा। गामा की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है, मतलब वो इसको पार कर जाएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक और स्लिट यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। अल्फा पार्टिकल इसको पार नहीं कर पा रहा है, लेकिन बीटा पार्टिकल इसको कर पाएगा, इस वाले को नहीं कर पाएगा। गामा पार्टिकल इसको भी कर लेगा, उसको भी कर लेगा। मतलब पेनिट्रेशन पावर किसकी ज़्यादा है, गामा रेस की सबसे ज़्यादा होती है, फिर बीटा पार्टिकल्स की, फिर अल्फा पार्टिकल्स की, ठीक है। तो जनरली इनको मैं नंबर में शो कर रहा हूँ। सपोज की पेनिट्रेशन पावर 1 है तो इसका हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर तुम्हें जस्ट याद रखना है, गामा, बीटा, अल्फा, याद रहेगी, इतनी सिंपल सी चीज़। इसके बाद चलते हैं आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर मतलब किसी भी पार्टिकल को आयोनाइज करने की पावर किसकी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइज करने की पावर होती है अल्फा की, फिर बीटा, फिर गामा। तो इस अब की बार जो भी हमारा ऑर्डर था वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे फिर से आ जाएगा 100 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल 1। तो आयोनाइजिंग पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा, और पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर गामा का ज़्यादा, आयोनाइजेशन पावर का ऑर्डर अल्फा पार्टिकल्स का ज़्यादा, याद रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। एक और लास्ट कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनका जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इनका डिफ्लेक्शन है उस पर भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, हाँ कि ना। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, हाँ कि ना। और गामा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई चार्ज है, जस्ट वो एक एनर्जी है जो कि रेडिएट हो रही है, किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। क्यों, क्योंकि स्टेबल को, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाना है, अनस्टेबल से स्टेबल बनाना है। तो 3 टाइप की रेडिएशन की बात करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, कितने टाइप से रेडिएशन इमिट की जाती है, कितने टाइप्स की रेडिएशन होती है, अल्फा, बीटा, गामा, उनके बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कुछ छोटे से पॉइंट्स जो कि तुम्हें पता होने चाहिए रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, तो उनके बारे में हम बात करते हैं अगला। उनके बारे में अब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो उसको नोट के फॉर्म में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट नोट है कि जो सबसे अपना मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो है रेडियम, ओके, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। सेकंड लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अपना ट्रीटियम, ट्रीटियम याद है, 1H3 वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आइसोटॉप्स पढ़े थे हमने हाइड्रोजन के, वहां पे बात किया था। थर्ड चीज यहाँ पे मैं एक और बात करने वाला हूँ कि जो भी अपना बीटा पार्टिकल्स होता है,
ठीक है, जो भी अपना बीटा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं, मोर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनका जो मास होता है ना वो काफ़ी कम होता है, ड्यू टू देयर लोअर मास इनका जो भी डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होता है। मास कम है तो ऑफकोर्स अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, जल्दी खींच पाएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बीटा पार्टिकल्स जो भी अट्रैक्शन शो करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ऑफकोर्स बीटा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, अल्फा पार्टिकल नेगेटिव। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है? बीटा पार्टिकल की। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि इनका जो मास होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम निकल के आता है। याद रहेगी, सिंपल सी चीज़ है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक सी बातें की जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कुछ और नई चीज़ें समझने के लिए रेडियो एक्टिविटी के अंदर। तो अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो कि है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि जब इमिशन होता है तो एक के बाद एक पार्टिकल निकलते हैं और पार्टिकल निकलने के बाद एक नया एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, फिर वो नया एलिमेंट बनता है, अगर उसका भी न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो फिर वो और रेडिएशन शो करता है। कब तक रेडिएशन होता रहेगा या कब तक डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा? तब तक जब तक कि कोई स्टेबल न्यूक्लियस उनको नहीं मिल जाता, ठीक है। तो एक सीरीज वहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई देती है कि हम एक स्टार्टिंग एलिमेंट से लेके जा रहे हो लास्ट एलिमेंट तक, जिसके बीच में भी काफ़ी इंटरमीडिएट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो पा रही है कि डिसइंटीग्रेशन सीरीज का मीनिंग क्या है, कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सपोज उसने अल्फा पार्टिकल को रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट किया, तो एक नया एलिमेंट बनेगा। अगर उसका न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है तो हो सकता है कि वो अल्फा पार्टिकल फिर से एमिट करे, हो सकता है कि बीटा करे, हो सकता है कि वो गामा रेज की फॉर्म में करे। हम ये नहीं पहचान सकते देख के, ठीक है, लेकिन वो करेगा ज़रूर, क्योंकि उसको किस में कन्वर्ट होना है, एक स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होना है। तो इस पूरी सीरीज के अंदर कुछ इंटरमीडिएट पार्टिकल्स भी होंगे, एक इनिशियल एलिमेंट होगा और एक लास्ट वाला एलिमेंट होगा। तो एक सीरीज वहाँ पे बनती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर कभी अल्फा कभी बीटा, कभी अल्फा कभी बीटा, इस तरीके से एक सीरीज बन के हमारे पास निकल के आती है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, तो पहला क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ऑफकोर्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पेरेंट एलिमेंट, जो सबसे पहला है, जिसको हमें क्या करना है, डिसइंटीग्रेट करना है। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि अपना क्या होगा, लास्ट एलिमेंट होगा। इनके बीच में काफ़ी इंटरमीडिएट्स होंगे। इंटरमीडिएट्स का मतलब समझ पा रहे हो, इंटरमीडिएट एलिमेंट्स, काफ़ी इंटरमीडिएट एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये एक सीरीज की फॉर्म में, और डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, तो उसको क्या नाम दे दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। चीज़ याद रहेगी, नाम याद रहेगा, क्यों हो रहा है। इनिशियल एक पेरेंट एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव था, डिसइंटीग्रेट करेगा। डिसइंटीग्रेट करने का मतलब है एनर्जी, रेडिएशन एमिट करना, ठीक है, उसी को डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो इंटरमीडिएट एलिमेंट है हमारे यहाँ पे बहुत सारे, उसके बाद लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। इसके आगे चीज़ें चलते हैं तो ये बेसिक चीज़ समझ में आएगी कि डिसइंटीग्रेशन सीरीज किसको बोलते हैं। इसके बाद ऑल दी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नेचुरली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। प्राकृतिक, जो भी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, अबव एटॉमिक नंबर 82, अबव एटॉमिक नंबर 82 एटॉमिक नंबर से ज़्यादा बिलोंग टू वन ऑफ द 3 रेडियो एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। जब कभी भी कोई भी नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, किससे, एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा, तो वो इन 3 सीरीज में से किसी एक सीरीज का होगा। चीज़ याद रखिए। तो 3 सीरीज कौन कौन सी है, पहली सीरीज है थोरियम सीरीज, सेकंड सीरीज है यूरेनियम सीरीज, और थर्ड सीरीज है एक्टिनियम सीरीज, ठीक है। थोरियम सीरीज का जो पीई मतलब पेरेंट एलिमेंट, ये स्टार्टिंग वाला एलिमेंट, ये जो होता है वो ये वाला आइसोटोप होता है थोरियम का। 90 एटॉमिक नंबर है थोरियम का, 90 थोरियम 252। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये पेरेंट एलिमेंट होता है जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। यूरेनियम सीरीज का पेरेंट एलिमेंट होता है 92U238,
ठीक है। एक्टिनियम सीरीज का जो भी अपना पेरेंट एलिमेंट होता है वो होता है 92U235, ठीक है। अब एक्टिनियम से तुम ये मत सोच लेना कि यहाँ पे तो सर एक्टिनियम वाला साइन आना था, बिल्कुल रिलेट मत करना, उससे बिल्कुल रिलेट नहीं है, ठीक है। उससे बिल्कुल भी ये रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा है। सिंपल सा तुम्हें याद रखना है कि अगर थोरियम सीरीज है तो उसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, यूरेनियम सीरीज है तो उसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, एक्टिनियम सीरीज है तो उसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, चीज़ याद रहेगा। तो ये 3 सीरीज है, इन 3 सीरीज से ही हमारा कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन होगा तो वो इन 3 सीरीज से ही बिलोंग करेगा। लेकिन कब? एक तो वो होना चाहिए नेचुरली अकरिंग और वो होना चाहिए एटॉमिक नंबर 82 से बाद वाला, याद रहेगा, बढ़िया। इसके बाद मैंने एक और चीज़ लिखी है कि जो फर्स्ट वाली सीरीज है ना, इसको 4N अन नहीं लिखा हुआ है, ये 4N सीरीज भी बोलते हैं, इसको 4N+2 सीरीज बोलते हैं, इसको 4N+3 सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये 4N है, ये भी 4N है और ये भी क्या है 4N+3। ऐसा क्यों बोलते हैं? उसका एक रीज़न है, सिंपल सी चीज़ समझोगे कि 4N सीरीज के अंदर क्या होगा, मतलब ये जो भी थोरियम सीरीज है, ये सीरीज में भी तुम लोगों को बताने वाला हूँ इसके जस्ट बाद। इस सीरीज के अंदर क्या होता है कि जितने भी, चाहे वो स्टार्टिंग एलिमेंट हो, चाहे वो पेरेंट एलिमेंट हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो लास्ट एलिमेंट हो, ठीक, जैसे हमारा लास्ट एलिमेंट बना, इनका जो भी मास नंबर होगा, इनमें से किसी का भी जो भी मास नंबर होगा ना, वो मास नंबर जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 4 का। इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा 4 का, मतलब वो सारे के सारे मास नंबर 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं। चीज़ सिंपल है, आराम से कर सकते हो। इसी तरीके से इसका बनाया हुआ है यूरेनियम सीरीज का, इसके जो भी मास होंगे वो किससे डिवाइड हो सकते हैं 4N+2 से, और इसको बनाया हुआ एक्टिनियम सीरीज का, इसका मास नंबर किससे डिवाइड हो सकता है 4N+3 से, किसी के भी, चाहे वो पेरेंट एलिमेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे लास्ट हो। अभी हम जब उस सीरीज को लिखेंगे यहाँ पे, उसको देखेंगे तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी, याद रहेगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि सर ये सीरीज के आपने जो 3 नाम दिए, ये सीरीज कब तक चलती रहेगी, ये सीरीज कब तक चलती रहेगी? तो ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि हमें कोई पीबी मतलब लेड, कब तक चलेगी? जब तक कि कोई भी हमें पीबी लेड का एक स्टेबल आइसोटोप नहीं मिल जाता, तब तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तब तक डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा, तब तक यहाँ से रेडिएशंस अल्फा बीटा और गामा की फॉर्म में रेडिएट होती रहेगी, याद रहेगी। सिंपल चीज़ें, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, यहाँ से करते हैं, यहाँ तक जाते हैं। अब कैसे जाएंगे वो सीरीज के थ्रू तुम्हें समझ में आएगा। पीबी का एटॉमिक नंबर होता है 82, ठीक है। आइसोटोप बोला है तो यहाँ पे मास नंबर वेरी करेगा, तो कौन सा स्टेबल आइसोटोप होगा वो तीनों कंडीशन में अपना अलग अलग निकल के आएगा, तो उसके बारे में अभी तुम्हें सोचना नहीं है। लेकिन पहले तुम्हें सिंपल सी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कितने टाइप की सीरीज होती है। तो 3 टाइप की सीरीज होती है, थोरियम, यूरेनियम एंड एक्टिनियम सीरीज, ठीक है। थोरियम सीरीज का जो भी पेरेंट एलिमेंट है वो है 90 थोरियम 252, उसको हम 4N सीरीज भी बोलते हैं। यूरेनियम सीरीज का है 92U238, जिसको 4N+2 भी बोला जाता है। एक्टिनियम सीरीज का होता है 92U235, जिसको 4N+3 बोला जाता है। इसको 4N, इसको 4N+2, इसको 4N+3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेरेंट एलिमेंट, इंटरमीडिएट और लास्ट एलिमेंट का जो भी मास नंबर है वो सारे के सारे 4 से डिवाइड होते हैं, 4N+2 से डिवाइड होते हैं, 4N+3 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे कब तक ये डिसइंटीग्रेशन होता रहेगा? जब तक कि कोई भी हमें लेड का स्टेबल आइसोटोप नहीं मिल जाता, तब तक ये चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। अब एक के बाद हमें ये तीनों सीरीज को देखना है और समझना है कि ये डिसइंटीग्रेशन इन तीनों सीरीज के थ्रू कैसे किया जाता है। तो अब शुरुआत करते हैं सीरीज के बारे में। बोर्ड के पीछे जो भी लिखा हुआ है इससे देख के डरना नहीं है, वो इतनी ज़्यादा सिंपल चीज़ है कि 5 से 10 मिनट के बाद तुम खुद उसको करने लग जाओगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये 2 सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पहली थोरियम और सेकंड यूरेनियम, ठीक है। इनको समझने से पहले एक और चीज़ तुम लोगों को मैं पहले समझा देता हूँ, उससे तुम्हें काफ़ी आसानी हो जाएगी इस चीज़ को पूरा करने में, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बाकी है जो कि मेंशन करना है, वो मेंशन हम साथ में करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़
कि जब कभी भी माइनस अल्फा होगा, अल्फा का मतलब क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन वहाँ पर हुआ, तो अल्फा पार्टिकल का इमिशन होने पर एटॉमिक नंबर के अंदर 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। कितने पॉइंट कम हो जाएंगे? 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। किसके अंदर? एटॉमिक नंबर के अंदर। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अल्फा की। ठीक है, अल्फा के लिए बात कर रहा हूँ। एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। ये चीज़ याद रखोगे। मास नंबर 4 से कम, एटॉमिक नंबर 2 से कम। कैसे हो रहा है ये चीज़ तुम लोग को समझ पा रहे होगे। अल्फा पार्टिकल गया तो 2He4 एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ से चला गया, तो 2 यहाँ पे कम हुआ, 4 यहाँ पे कम हुआ। ठीक है, बढ़िया, आगे चलते हैं। और जब कभी भी कोई बीटा पार्टिकल इमिट होगा, तो बीटा पार्टिकल इमिट होने पे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या कम होगा? एटॉमिक नंबर बेटा 1 से इंक्रीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और तुम्हारा जो मास नंबर है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द मास नंबर, याद रखना है। एटॉमिक नंबर 1 से क्यों बढ़ रहा है, सिंपल सी भाषा में अभी समझ सकते हो। ठीक है, तो माइनस, उसको मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, लेकिन अभी याद रखो ये दोनों जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाले तुम्हें। ठीक है, ये सारी चीज़ें सॉल्व करते हो। ठीक है, थोरियम सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट है 90 थोरियम 232, जो कि मैं पहले भी लिख चुका था। ये इसका पेरेंट एलिमेंट है। ठीक है, ये पूरी की पूरी सीरीज है इस तरीके से। ये उसका लास्ट एलिमेंट है जो कि Pb है, लेड है। 82 का स्टेबल आइसोटोप हमें यहाँ पे मिल गया, तो ये सीरीज हमारे यहाँ पे खत्म होगी। ये बीच वाले जो एलिमेंट है इनको हमने इंटरमीडिएट एलिमेंट्स बोला हुआ, याद रहेगी, सिंपल सी चीज़, बढ़िया। मैंने थोरियम 92 से एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन किया। अल्फा पार्टिकल का इमिशन किया तो बना रेडियम। रेडियम क्यों बना? क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल इमिट करने पर एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो गया, मतलब 90 से कितना हो गया? 88। 90 से कितना हो गया? 88। 232 से कितना हो गया? 228। चेक करोगे एक बार। रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है, इसी वजह से मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रेडियम बनेगा। ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया? बीटा पार्टिकल इमिट किया। पहले क्या किया था? अल्फा इमिट किया था, तो 90 से 88 चला गया, 232 से 228 चला गया। बीटा पार्टिकल इमिट करेंगे तो मास में तो कोई चेंज नहीं है, तो ऊपर तो आएगा 228, है ना? थोड़ा सा अगर कम दिख रहा हो तो 228। अब बीटा पार्टिकल होता क्या है? -1E0, इसको माइनस किया है। ठीक है, इसको इसमें से माइनस किया है, तो अब होगा क्या कि ये 88 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +1, और ये +1 इसमें मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा यहाँ पे 89। कितना हो जाएगा? 89। तो तुम्हें सिंपल से एक चीज़ याद रखनी है बस, कि जब कभी भी अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज, और जब कभी भी बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो 1 इंक्रीज हो जाएगा एटॉमिक नंबर में। मास नंबर में बीटा पार्टिकल में कोई चेंज नहीं, अल्फा पार्टिकल में 4 से कम हो जाएगा। अब ये बताओ, एक्टिनियम से थोरियम गया, बीटा पार्टिकल एक इमिट किया, तो 228 का तो क्या बचा? 228, 89 का क्या हो गया? 90। थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, ये उसका दूसरा आइसोटोप आया हमारे पास। अल्फा पार्टिकल इमिट किया, 90 से कितना हो गया? 88। 228 से कितना हो गया? 224। चेक करो एक बार, 4 कम कर दिया। फिर एक और अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, 88 से कितना हो गया? 86। 224 से कितना हुआ? 220। चेक करो एक बार। फिर एक और अल्फा पार्टिकल इमिट किया, एक और अल्फा पार्टिकल इमिट किया, तो ये हो गया 84, है ना? और ये हो गया 216। कितना हो गया? 216। फिर एक और, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 तरीके से हम इमिशन शो कर सकते हैं, या तो पहले एक अल्फा फिर बीटा, या फिर पहले एक बीटा फिर अल्फा। मिलेगा हमें ये सेम चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि हम इस प्रोसेस के थ्रू जाए या इस प्रोसेस के थ्रू जाए। डिपेंड करता है कि हमें इंटरमीडिएट एलिमेंट क्या चाहिए। ठीक है, पीबी चाहिए या फिर हमें एटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो अगर इस पोलिनियम से 84 216 से एक अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, तो 84 से क्या हो जाएगा? 82। 84 से क्या हो जाएगा? 82। 216 से क्या हो जाएगा? 212।
216 से क्या हो जाएगा 212। 84 से अगर एक बीटा पार्टिकल इमिट हो जाएगा तो ये क्या होगा 85, है ना। और अगर 216 से बीटा पार्टिकल इमिट हुआ तो ये तो क्या हो जाएगा सिंपल 216 ही रहेगा, क्योंकि मास में कोई चेंज आएगा नहीं। यहाँ पे अब एक बीटा पार्टिकल इमिट किया तो 82 का क्या हो जाएगा 83, और 212 का क्या रह जाएगा 212। चेक करो एक बार, यहां से भी करोगे तो सेम चीज आएगी। कैसे कैसे 85 में से 2 कम कर दो 83, 216 में से 4 कम कर दो 212, सेम चीज आ गई। फिर एक अल्फा पार्टिकल, एक सीरीज, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। पहला तरीका एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया 83 से कहाँ चला गया 81, 212 से कहाँ चला गया 21208 चला गया, है ना। और यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल इमिट किया तो यहाँ कितना हो गया 84, यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल इमिट किया तो यहाँ कितना हो गया 212, सही चीज़ है। अब यहाँ से एक बीटा पार्टिकल इमिट करो, 81 से 82 हो गया, 208 का 208 है। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल इमिट करो, 212 का 208 है, 84 का 82 हो गया, 2 कम हो गया। तो ये लास्ट एलिमेंट हमें ये मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ पा रहे हो। अब मैं तुम्हें अगर 4n और 4n+3 वाली चीज़ें बताऊं तो ये जिनका भी मास नंबर जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है, ठीक है, मास नंबर जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं इन सबका मास नंबर 4 से डिविजिबल है। चीज़ क्लियर है यहाँ पर, बढ़िया। तो ये थी अपनी थोरियम सीरीज। अब ये जो भी चीज़ मैंने थोरियम सीरीज के अंदर की है ना, ये तुम खुद यूरेनियम सीरीज के अंदर करके बताओ, ठीक है। तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, एक बार सीरीज लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो उसको, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं सॉल्व करना इसको शुरू करता हूँ। यहाँ पे है 92U238, इससे एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो यहाँ हो जाएगा अपना 90, यहाँ हो जाएगा अपना 234, है ना, बढ़िया। एक बीटा पार्टिकल इमिट किया तो यहाँ हो गया 91, यहाँ हो गया अपना 234। एक और बीटा पार्टिकल इमिट किया तो यहाँ हो गया अपना 92, यहाँ पे हो गया 234, चेक करना एक बार। फिर एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो यहाँ हो गया 90 और यहाँ हो गया अपना 230। फिर एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो यहाँ हो गया अपना 88 और यहाँ हो गया अपना 226, चेक करो। फिर एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो 88 से हो गया 86, ठीक है, और 226 का हो गया 222, ठीक है। फिर एक और अल्फा पार्टिकल इमिट किया 86 से आगे 84 की तरफ, 21222 से आगे 218 की तरफ, चेक करो एक बार, क्या सही कर रहे हैं, बढ़िया। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं तो अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है, मतलब 84 से आ जाएगा यहाँ पर 82 जो कि पीबी का होता है एटॉमिक नंबर, और 218 से आ जाएगा 214, बहुत बढ़िया। बीटा पार्टिकल इमिट किया 84 से आगे 85, 218 का 218 रहेगा ही रहेगा, चीज़ सही है, बढ़िया। अल्फा पार्टिकल इमिट किया यहाँ से 85 से हो जाएगा 83, 216 का 218 का हो जाएगा 214। चेक करो क्या यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, खुद चेक करो, आंसर अपना पता लग जाएगा। 82 से 83 हो गया, 214 का 214 है। फिर एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे अगर इमिट किया, ये सिंपल TL लिखा हुआ है, ठीक है, टेलुरियम। 83 से अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो 83 से अपना हो गया 81, आया ना, 81 हो गया, 214 से हो गया 210, चेक करो एक बार, 210 हो गया। बीटा पार्टिकल इमिट किया 84 हो गया, ये हो गया 214, है ना। एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया 84 से हो गया 82 और ये कितना हो गया 210। क्या यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, वही आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर एक बीटा पार्टिकल इमिट किया तो ये हो गया 83, ये हो गया 210, बढ़िया, चीज़ समझ में आ रही है। फिर एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया 83 से हो गया 81, 210 से कितना हो गया 206। बीटा पार्टिकल इमिट करो 84, 210। फिर अल्फा पार्टिकल इमिट करो 84 से हो जाएगा 82, 210 से हो जाएगा 206, 206 का 206, 81 का 82 बीटा पार्टिकल इमिट करने पर। तो ये 2 टाइप की सीरीज है, ठीक है। अब देख के डरना मत, क्योंकि ना याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है ये दोनों सीरीज जो बताइए। एक और सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सीरीज को देख के घबराना मत। बस तुम्हें क्या याद रखना है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सपोज अगर तुम्हें ये दिया हो और ये दिया हो, ठीक है, तो बस तुम्हें ये बताना है कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है या बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये चीज़ अगर तुम बता पा रहे हो तो तुम
तुम्हें इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे मैं ये नंबर लिख पा रहा हूँ, ये नंबर तुम्हें क्लियर होने चाहिए, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। कैसे डिसइंटीग्रेशन सीरीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे नंबर में लिख पा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, और वही इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम वैसे अगली क्लास में करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये दोनों सीरीज समझ में आ जानी चाहिए। थर्ड सीरीज की तरफ चलते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट सीरीज एक्टिनियम सीरीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एक्टिनियम सीरीज जो शुरू होती है वो होती है 92U235 से, जो कि इसका क्या है, पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं, एक अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ तो 92 से क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 235 से कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। बीटा पार्टिकल इमिट करो 91, 231। अल्फा पार्टिकल इमिट करो 89 और 227। यहाँ अल्फा पार्टिकल इमिट करो 89 से हो जाएगा तुम्हारा 87, 227 से हो जाएगा 223। बीटा पार्टिकल इमिट करो 90, 227। अल्फा पार्टिकल इमिट करो 90 से क्या हो जाएगा 88, 87 से 88, 223 का 223। एक अल्फा पार्टिकल फिर से इमिट करो 88 से हो जाएगा 86, 223 से हो जाएगा 219। एक और अल्फा पार्टिकल 84, 215, चेक करो एक बार। एक और अल्फा पार्टिकल इमिट करो 82, 211। एक बीटा पार्टिकल इमिट करो 83, 211, ठीक है। चेक करते जाओ मैं क्या करता जा रहा हूँ, कैसे नंबर लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया 81, 211 गया 207। बीटा पार्टिकल इमिट करो 83, 84 हो गया, 211 का 211 रहा। एक अल्फा पार्टिकल इमिट करो 84 से 82 आ गया, 211 से 207 आ गया, 207 का 207 है, 81 से 82 हो गया। क्लियर है थर्ड वाली सीरीज एक्टिनियम सीरीज। ऑफ कोर्स फिर से बता रहा हूँ, ये तुम्हें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें समझा रहा था कि 3 टाइप की सीरीज होती है, उनके अंदर होता क्या है। तो ना ही ये ऑर्डर याद रखना है कि कब ये, ना ही ऑर्डर याद रखना है कि अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा फिर अल्फा माइ बीटा, ये कुछ याद नहीं रखना है। बस तुम्हें याद रखना है कि 3 टाइप की सीरीज होती है, उनके अंदर डिसइंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑफ कोर्स वो अगले लेक्चर में करने वाले हैं हम। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इतना ही देखा कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी के जो भी रेडिएशंस होते हैं उनके टाइप्स क्या है, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज जो कि 3 टाइप की होती है उनके बारे में हमने आज पढ़ा। तो तुम्हें रेडियो एक्टिविटी का जो फर्स्ट लेक्चर था आई थिंक वो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक जो भी नोट्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके तुम आराम से छाप सकते हो। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।